हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, उसमें आपकी ना केवल रैंक को आगे बढ़ाता है बल्कि आपकी सिलेक्शन के लिए भी वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहता है। और दोस्तों, उसका सबसे बड़ा अगर हम देखें तो बहुत ही कम मेहनत में हम उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और इतने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं कि हम अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कई बार तैयारी करने वाले स्टूडेंट उसको हल्के में ले लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप यदि इग्नोर करें और आपने अदर सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी करी है, जीएस वगैरह में जो में, और यदि आपके उसमें मार्क्स कम हो गए तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले दो तीन चीज़ें मैं इस निबंध को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि निबंध ही आपकी एक व्यक्तित्व का भी परीक्षण होता है। निबंध आपके व्यक्तित्व के विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसलिए इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें निबंध की पूरी रणनीति आपको बताई जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि इसको अच्छे से समझ पाएँ। और ये निबंध अब किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और ना केवल ये निबंध की जो चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसके साथ ही एक चीज़ और है इसमें कि कई बार हम लगातार मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा यहाँ कि कई बार हम तैयारी करते हैं, तैयारी करते टाइम हमारा एक दो अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, यूपीएससी में विशेषकर या पीसीएस में, तो लोग आप पे क्वेश्चन उठाना चालू कर देते हैं। तो मैं वो कहते करे इसकी बस की बात नहीं थी, गलत रास्ता चूज किया, या ये नहीं समझ पाए थे, इनको हम तो इससे बोले थे कि ये रास्ता चूज कर लो। ये आपसे, आपके रिश्तेदारों से, आपके आसपास के लोगों से ये बातें जानने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको सच में एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने सच में किसी टारगेट को चूज किया है, उसके अकॉर्डिंग आपने मेहनत की है, आपकी रणनीति यदि अच्छी है और उस रणनीति के हर पार्ट को आपने अच्छे से तैयार किया है, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोगों का जो ओपिनियन आपको लेकर के था वो बदल जाएगा। इसी संदर्भ में इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा ऐसे की रणनीति। क्या होगा? ऐसे की रणनीति। दोस्तों, ऐसे की रणनीति कि क्या करना चाहिए हमें ऐसे के लिए, और ऐसे एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है इसकी तैयारी की। तो इसमें आपका अगर ऐसा नहीं कि इसको कोई मतलब अच्छा ऐसे आप 2 दिन में लिख सकते हो, ऐसी कोई वो नहीं है। आपको जैसे ही आप यूपीएससी की स्टार्टिंग करते हो या जो बंदे अभी तुरंत मेंस देने वाले हैं, उनके लिए रणनीति काफ़ी हद तक काम आई, क्योंकि यदि वो इस तरीके से मेहनत करेंगे तो उनको बहुत फायदा रहेगा। तो इस सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी का ऐसे की क्या डिमांड होती है। तो उसी डिमांड को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको नोट्स है ये सारे हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिए, इसलिए यदि किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कृपया उसका ज्वाइन करें। उसका लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये यूपीएससी का जो पहला पेपर होता है वो ऐसे का होता है। और दोस्तों, ये ऐसे का पहला पेपर आपका 250 नंबर का मार्क्स होता है। ये मैंने आपको डिटेल बता दी थी। इसमें आपको दो पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 4 टॉपिक आते हैं और ये टॉपिक मुख्य रूप से अमूर्त टाइप में होते हैं। जैसे एक टॉपिक आपसे दे दिया, सत्य ही ईश्वर है, इसके बारे में क्वेश्चन लिखो आप। तो सत्य ही ईश्वर है, अमूर्त टॉपिक है। अब इसको लेकर के आपको 1000 से 1200 वर्ड में अपना ऐसे लिखना होता है, ठीक है ना। या एक बार लिख दिया कि यदि किसी मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अमूर्त टाइप में, सत्य ही ईश्वर वाला आ गया, जैसे गांधी जी का स्टेटमेंट था, या किसी अन्य व्यक्ति का स्टेटमेंट इस बार आया था कि जो आपके लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं वो अलग बात है, आप अपने बारे में क्या विचार रखते हैं वो अलग बात है। ऐसे करके एक निबंध आया था, वो निबंध हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो ऐसे मतलब इसमें पहला अमूर्त टॉपिक होता है जिसमें अमूर्त टाइप में टॉपिक आते हैं। दूसरा टॉपिक होता है जो मूर्त, जिसमें आपको सब्जेक्टिविटी रहती है, जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसी देश का विकास के बिना उसकी न्याय स्थापित नहीं हो पाता। तो इसमें आपको क्या है, फैक्ट भी मिलेंगे, विकास के बारे में वो चीज़ें मिलेंगी, न्याय क्या होता है इसके बारे में चीज़ें मिलेंगी। तो हम इसको टॉपिक से डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ सब ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसके 2 टॉपिक आते हैं, उसमें मतलब 2 पार्ट होते हैं, उसमें से एक एक हमको चूज करना होता है और एक में हमें 1000 से 1200 शब्दों में लिखना होता है।
लेकिन सबसे पहले अगर हम तैयारी करें तो हम पहले यूपीएससी का सिलेबस तो जान लें। तो निबंध के बारे में यूपीएससी ने कोई डिटेल सिलेबस नहीं दिया, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड लिखे जो आपको तैयारी करते समय याद रखने। और वो कीवर्ड कौन से? ये कह रहा है कि हम उम्मीदवार यानी कैंडिडेट से ये आशा करते हैं कि वो निबंध लिखने के लिए उसको एक तो बहुत ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। पहली बात तो आपको 8 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से 2 निबंध लिखना है, पार्ट फर्स्ट में 4 और पार्ट सेकंड में 4। और आपसे आशा की जाती है कि ध्यान रखना, निबंध में आपके विचार होते हैं। निबंध क्या है? आपके विचार। और आपके विचार आपकी अभिव्यक्ति, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएंगे। यदि आपके विचार सकारात्मक है तो आपके निबंध में वो चीज़ें दिखेंगी। आप चाह करके भी कई बार उसको छुपा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि जो भी तैयारी करता है यूपीएससी पीसीएस, जिसकी आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, तो सिविल सर्वेंट जैसी सोच रखो। कॉमन जो लोग सोचते हैं, आपकी सोच व्यापक होनी चाहिए, आपकी सोच संवैधानिक मूल्यों के अनुसार होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला कहता है कि यूपीएससी का निबंध की मांग क्या है। तो यूपीएससी अपने निबंध में कहता है कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाए, आपको टॉपिक कितने जाएंगे? आपको कई टॉपिक दिए जाएंगे। आपके पास विकल्प बहुत होंगे। उन विकल्पों में से जो विषय आप चूज करते हैं, उस विषय के बारे में आपको अपने क्या करने? विचार प्रस्तुत करने। क्या करने? विचार प्रस्तुत। अर्थात निबंध कोई विशेषज्ञता के लिए नहीं होता। निबंध हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी ध्यान ये रखनी चाहिए कि जो भी विषय आपने चूज किया है, आपके विचार उसी विषय के निकट में होने चाहिए, उसी विषय को विस्तृत व्याख्या के करने वाले होने चाहिए। ना कि ऐसा नहीं कि उस विषय से बाहर भगते हुए जा रहे हैं आपके विषय। आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। आपके विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो क्रमबद्ध तरीके से होनी चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब, जैसे मैं कोई बात आपको बोलने वाला हूँ और आप जैसे आप कहानी पढ़ते हो, तो कहानी में कोई पात्र पहले आ गया, बाद में उस पात्र को हटा दिया, फिर कुछ टाइम बाद वो पात्र फिर आया, तो हम समझ में नहीं पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लो में होना चाहिए। जो बात आप बोलते जा रहे हो, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसी तरीके से बोलो, फिर अगले पैराग्राफ में उस तरीके से बोलो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती है, एक दिन का काम नहीं है। और एक कैसे करते हैं हम आपको निबंध लिख के भी बताएंगे। अभी जस्ट आपको रणनीति दे रहे हैं कि जो तैयारी करने वाले हैं उनको किस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला, विकल्प आपको दिए जाएंगे। जो भी विषय आपको दिया जाएगा उस विषय पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने। और ध्यान रखना, विचार कैसे होंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे, विचार किस तरह के आपके होने चाहिए। दूसरी बात, क्रमबद्ध, यानी कि फ्लो होना चाहिए कि एक के बाद दूसरा विचार आकर। जैसे अगर मान लें किसी जगह आपको कोई कारण बता रहे हो, तो जस्ट अगला टॉपिक होना चाहिए कि उसका समाधान बताएं। कारण में अगर आपने मान लें किसी चीज़ का रीजन अगर सोशल रीजन है, तो सोशल के सारे फैक्ट लिख दो। ऐसा नहीं कि बाद में इकोनॉमिक रीजन के बाद फिर सोशल रीजन लिखें। तो इस तरीके से फ्लो अप आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से। और ध्यान रखना, कोशिश करो कि जो बात आप बोलना चाह रहे हो वो संक्षिप्त में बोले, ताकि आप अलग अलग डायमेंशन के विचार उसमें रख सकें। अगर आप एक ही डायमेंशन, मान सामाजिक फैक्टर पे डिपेंड हो गए पूरी तरह, और आपने अदर फैक्टर नहीं रखा, तो ये आपकी सोच को, संकीर्णता को बताता है कि आपकी सोच ज़्यादा व्यापक नहीं है। यदि आपको क्योंकि आपके ऐसे में एग्जामिनर को कैसा पता लगेगा कि भाई ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यक्तित्व वाला है, एक सिविल सर्वेंट बनने लायक है। वहाँ आप खुद तो जाएंगे नहीं, वहाँ आपकी कॉपी बोलती है। वहाँ आपकी जो कॉपी बोलेगी कि बंदे ने जो लिखा है, वो आपकी कॉपी आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करेगी। अगर मैंने किसी टॉपिक पे बहुत सारे डायमेंशन लिखे, तो एग्जामिनर को ये पता लग जाएगा कि मेरी सोच व्यापक है। लेकिन यदि मैंने संकीर्ण डायमेंशन लेके, मान लें कि कोई टॉपिक आया, उसके रीजन में केवल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ही दे पाया हूँ, तो ये संकीर्ण सोच की। लेकिन एक दूसरा बंदा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी, वैज्ञानिक, कूटनीतिक, इतने सारे अगर उसने रीजन दे दिए, तो डेफिनेटली उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए ऐसे नहीं कि एक ही विषय पे फंसा रहना है, आपको एक ही डायमेंशन पे फंसा रहना है। इसीलिए आपको एक डायमेंशन को संक्षिप्त में लिखना है, ताकि आप अगले डायमेंशन पे जा सकें। अपने विचारों को संक्षिप्त में, अपनी लाइन को संक्षिप्त में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी लाइन आपको लेके चले गए तो और पैराग्राफ एंड खत्म नहीं कर रहे, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, तो भी आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो क्योंकि खुद बोल रहा है कि कैसे लिखो, क्रमबद्ध में लिखो और संक्षिप्त। ये यूपीएससी डिमांड करती है। डिमांड क्या है? डिमांड को अगर आपने डिमांड समझी और डिमांड के अकॉर्डिंग आपका उत्तर दे दिया, तो डेफिनेटली आपके बहुत ज़बरदस्त नंबर आएंगे। इसलिए हमारा टारगेट है कि ये चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम भी दे लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लग पाती, क्योंकि वो इतनी बारीकी से उसको समझ नहीं पाते। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपको दी जा रही है, ताकि आप अच्छे से एक एक पॉइंट को समझें। दोस्तों, पहली बात संक्षेप में। अब संक्षेप में लिखने का मतलब ये नहीं कि आप कोई बात की आधी कहानी लिख दें। संक्षेप का मतलब है कि आप उसको
कम शब्दों में अच्छी बातें लिखो, ठीक है ना। इसलिए आपको शब्दों के रिपीटेशन से बचना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये यूपीएससी डिमांड है, संक्षेप में लिखें। और प्रभावशाली यानी कि आपकी अभिव्यक्ति ऐसी इफेक्टिव हो। और कोई चीज़ आपको इफेक्टिव कब लगती है, कोई कहानी या कोई मूवी आपको इफेक्टिव कब लगती है, जब उसकी फ्लो हो, है ना, उसका व्यवहारिक रूप हो, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हों जो हमें इंटरेस्टिंग हो, तब तो वो प्रभावशाली होगी। और एक किसी की आप कहानी पढ़ रहे हो बहुत बोरिंग लगती है, इसका मतलब उसमें फ्लो नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको निबंध में भी अपनी अभिव्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली रखनी पड़ेगी। और जो भी आप बात बोलोगे एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, फैक्टों के साथ होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, तब जाके आपको क्या दिया जाएगा, अंक दिया जाएगा। श्रेय दिए जाने का मतलब है मार्किंग दी जाएगी। तो यूपीएससी की आप डिमांड समझ लोगे कि यूपीएससी आपसे क्या मांगती है। ये बात यूपीएससी की नहीं, किसी भी स्टेट पीसीएस के ऐसे राइटिंग की यही डिमांड होती है कि जो भी टॉपिक दिया जाए उसी पे अच्छे से लिखो, सीक्वेंस में लिखो, संक्षिप्त लिखो, इफेक्टिव लिखो, ठीक है। तो उसी से आपको क्या मिलेंगे फिर, अंक। अगर आपने आपके निबंध में इतनी चीज़ों को फॉलो कर दिया तो आपके बेस्ट मार्क्स आएंगे। और ध्यान रखना, निबंध में आने वालों के 175 मार्क्स भी आए हैं और नहीं आने वालों के आपके 10 मार्क्स भी आए। तो एक बंदा 10 ला रहा है, एक 175 ला रहा है, तो 165 का मतलब है वो 2 जीएसओ के बराबर नंबर ला रहा है। इसलिए निबंध एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत कम मेहनत में आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। तो इसलिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट निबंध में बहुत अच्छा मार्किंग कर पाते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बिल्कुल जो रणनीति आपको बताई जाए उसको अच्छे से फॉलो करके आपको मेहनत करनी है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बढ़ा जाएगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि इसमें मुझे ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, इसलिए जल्दीबाजी नहीं। तो अब सबसे पहले हमारा फोकस है कि ऐसे लिखते टाइम या ऐसे की तैयारी करते टाइम हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो रणनीति सबसे पहले यह है कि ऐसे के महत्व को समझना चाहिए कि ऐसे देखो 250 नंबर का होता है और आप यहाँ 175 तक नंबर लोगों के आए हैं, 175 मार्क्स आप लाए, ध्यान रखना ऐसे में। और यदि आपको टॉप करना है तो 80 to 90%, अगर इतना मार्क्स 85 850 से लेकर अगर मार्क्स आपके आ गए तो आप किसी भी इसमें टॉप आ जाएंगे यूपीएससी में, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मतलब इंटरव्यू में ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रह गई। और उसमें यदि आपके 175 यहीं से आ गए तो आप बहुत ज़्यादा एडवांस चले जाते हो। तो 175 चलो बहुत एक्सट्रीम हो जाए, लेकिन अगर आप 150 तक ले आए तो बहुत ज़्यादा एडवांस आप निकल जाओगे। इसलिए इस विषय को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी, जो नए बिगनर हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखो जीएस में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे जीएस फर्स्ट है, जीएस फर्स्ट में हम जीएस फर्स्ट में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कल्चर पढ़ेंगे, है ना, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इतने सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन फिर उसके बावजूद हम मैक्सिमम मार्क्स है 120 130 बहुत रेयर पहुंच पाते हैं, 100 के अराउंड फिगर में ही अटक जाते हैं। उससे दूसरी ओर आपका ऐसे है, वो आपको जनरली अगर मेहनत करिए, आपने थोड़ा सा भी मेहनत करिए तो आप 150 तक पहुंच जाएंगे, या 140 तो रह ही जाएंगे नॉर्मल 140, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ऐसे को सबसे पहले है कि ऐसे का महत्व आपको समझ चाहिए, कम मेहनत में आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो बिगनर होते हैं या तैयारी करने वाले होते हैं उनके मन में ये आता है कि आखिरकार ऐसे के लिए स्टडी मटेरियल क्या है। देखो, ऐसे के लिए स्टडी मटेरियल क्या है, ऐसे के लिए स्पेशल कोई स्टडी मटेरियल नहीं है और ना ही यूपीएससी ने कोई टॉपिक आपको दिया है। ऐसे के लिए आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन। क्या चाहिए आपको? इन्फॉर्मेशन चाहिए, सूचना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। इसलिए ऐसे के लिए अलग से कोई जरूरत नहीं। यदि आपने आपके जीएस के चारों पेपर पढ़े हैं और अगर आपने ऑप्शनल पढ़ा है तो आपकी तैयारी ऐसे की पूरी हो चुकी है। इसलिए आप जब भी कोई तो ऐसे के लिए कोई टेंशन मत करना है कि मुझे अलग से वो पढ़ना है। आपको बस जीएस और ऑप्शनल की जब आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए तो आपको नॉलेज हो जाएगी और उसी नॉलेज को कंसोलिडेटेड करते हुए अपने विचारों के साथ जोड़कर बड़ी फ्लो में निबंध में लिखना है जो टॉपिक आया है, ठीक है। और आप आसानी से लिख दोगे, बस आप प्रैक्टिस जरूर करना। तो सबसे पहले है कि ये टेंशन दिमाग से निकाल देना कि इसके लिए कोई अलग से स्टडी मटेरियल होता है। इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको एक तो डेटा कलेक्ट करना है। डेटा जो आप जीएस के लिए भी डेटा कलेक्ट करेंगे, आप रिपोर्ट जो जीएस के लिए भी रिपोर्ट करेंगे, एग्जाम्पल विचारों जैसे ये सब चीज़। तो ये चीज़ आपको खास मिलेगी करंट। जैसे करंट आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली करंट में, जैसे मान लें करंट में कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, कि भाई महिला सशक्तिकरण को लेकर के कोई टॉपिक आ गया या कोई रिपोर्ट आ गई, जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट आ गई, मान लें जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट, ये आज के अखबार में मतलब अखबार में आई है, तो जेंडर इनइक्वलिटी रिपोर्ट आ गई। तो उसको डेटा लिखना है कि भारत में सिचुएशन क्या है। जैसे एक निबंध आया था मतलब महिलाओं को लेकर कि भारत में
महिलाएं सशक्तिकरण हो गई है ना। ये था, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है। एक बार एक क्वेश्चन ऐसा था, मैं टॉपिक भी डिस्कशन करूँगा आपके साथ, कई टॉपिक आएंगे उनमें। एक बार क्वेश्चन था कि महिला सशक्तिकरण एक झूठा दावा है, मतलब ऐसा टॉपिक है, क्या महिला सशक्तिकरण झूठा दावा है? तो आपको इसके दोनों पक्षों को देखना है कि नहीं ये झूठा दावा नहीं है, सही है। तो सही है तो कैसे? तो आपको बताना है कि महिला ऐसे आगे बढ़ी है, इन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, ये तरीके से आगे बढ़ी है। तो उसके लिए आपको बताने के लिए फैक्ट चाहिए। जब आप कोई बात बोलने चाह रहे हो कि वो आगे बढ़ी है, जैसे मान लें उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, तो आप कैसे बताओगे? तो बता देना कि हाल में अगर बात करें हमारा राष्ट्रपति जी भी बनी है, तो वो भी एक महिला है। इसके अलावा लोकसभा की लगभग 14% जो सांसद है वो भी महिला है। राज्यसभा के लगभग 12% सांसद है वो भी महिला है। तो ये परसेंटेज जो मैंने डेटा बताया, ये क्या है, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब भी करंट में पढ़े तो कोई डेटा, रिपोर्ट, एग्जाम्पल ऐसी चीज़ आई, उनको नोट डाउन कर लो, वही आपका निबंध की तैयारी होती है। इसलिए निबंध के लिए अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़नी, बिल्कुल टेंशन मत करो। या एडिटोरियल पढ़ो, कोई टॉपिक एडिटोरियल में कोई सजेशन आया है तो उनको पढ़ लो। योजना और कुरुक्षेत्र से डाटा कलेक्ट करो। अब योजना कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत बड़ी चीज़ें होती है, तो आप पूरा मत पढ़ना, बस आप उनसे पढ़ के एक बार और डेटा का नोट्स बना के उनको साइड में कर दो। एक महीने की योजना के आप 2 पेजों में नोट्स कंप्लीट कर सकते हो यदि आप अच्छे से पढ़े हो, किसको, आपके सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, और आप समझ पाए हो कि क्या मांग होती है और कौन सा डाटा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपको डेटा पढ़ने के लिए इतने रिसोर्सेज है कि आप करंट की जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे, करंट किस तरीके से पढ़ते हैं, इसके लिए आपको सेपरेट एक वीडियो दिया जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि सामान्यतः आपको कौन से स्रोत फॉलो करने हैं। दूसरा बात, अगर यदि आपको शुरू में लिखने के लिए कोई दिक्कत आ रही है कि निबंध कैसे लिखें, तो हालांकि हम तो आपको लिखवा देंगे, 1-2 निबंध आपको समझा भी देंगे, लेकिन यदि आपको पढ़ना है तो एक दृष्टि की बुक आती है निबंध के लिए, जिसे निशांत जैन ने लिखा था। 2000 इसकी 30 रैंक आई थी। निशांत जैन जी की जो बुक है, इस बुक में आपको 100 निबंधों के मॉडर्न निबंध आपको लिखे गई हैं। इसमें आपको थोड़ा सा रणनीति भी बताई गई है कि क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस बुक को आप एक निबंध के स्रोत के रूप में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई बुक ज़्यादातर आपके काम नहीं आएगी। आपकी तैयारी यही है कि आपके पास ये टॉपिक कलेक्ट होना चाहिए, इन टॉपिक का आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि निबंध के लिए कोई अलग से मटेरियल नहीं होता, सिर्फ आप जीएस पढ़ते जाओ, आपका निबंध तैयार होते जा रहा है। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखना, आपके विचारों के फ्लो को सुधारो, आपकी राइटिंग स्किल को सुधारो, वही निबंध सुधार देगी। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी जो आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो या तैयारी कर रहे हो या कोई यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो निबंध की, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातों पे आपको फोकस रहना चाहिए, वो चीज़ आपको बताई जा रही है। सबसे पहला दोस्तों, एग्जाम हॉल में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो 8 टॉपिक आते हैं और उनमें से आपको एक पहले भाग में चूज करना पड़ता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है कि हम सब्जेक्ट को चूज नहीं कर पाते, टॉपिक को, कि हमें किस टॉपिक में निबंध लिखना है। ये मैं एग्जाम हॉल की बात बता रहा हूँ। अगर कोई नया, ये उनके लिए है कि जो कैंडिडेट नए अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये बात है। और जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जब भी आप कोई टॉपिक है तो आपके मन में एक प्रैक्टिस बना लो कि कौन से टॉपिक को चूज करना है। कई बार ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं कि उनके निबंध में 90 नंबर आए आउट ऑफ 250। उनका रीज़न क्या है कि उन्होंने क्या किया था कि एक बार निबंध लिख दिया आधा, उसके बाद उसके दिमाग में आया कि गलत टॉपिक चूज कर लिया या कोई चीज़ें टूप कर ली, तो और उसके बाद उसको काटना, चेंज करना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको वो टॉपिक चूज करना चाहिए जिस टॉपिक में, सबसे बड़ी समस्या है कि टॉपिक चूज करने के लिए आपको सोचना है, टाइम ले लेना, जल्दीबाजी में टॉपिक चूज नहीं करना। कई बार हम जल्दीबाजी में टॉपिक चूज कर लेते हैं, उसको लिख भी देते हैं, बाद में हमें पता लगता है कि मैं दूसरे टॉपिक पे बहुत अच्छा लिख सकता था, और वो छोटी सी गलती आपको 10 से 20 या 20 से 30 मार्क्स पीछे ले जाएगी। इसलिए बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सबसे पहले आपको टॉपिक को चूज करना है बहुत धैर्य से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि टॉपिक चूज कैसे करें। आपको चारों टॉपिक आते हैं, उनमें से कंपेयर करना कि किस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन, किस टॉपिक का मेरे पास डेटा, किस टॉपिक के एग्जाम्पल, किस टॉपिक की सूचनाएं मेरे पास ज़्यादा है। चारों टॉपिक, ऐसा तो नहीं कि चारों में आपके पास बराबर सूचनाएं होंगी। अगर एक ऑप्शन हम मान लें कि चारों में बराबर सूचनाएं भी हैं आपके पास, तो कोशिश करना कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का तो ऐसे चूज मत करना। इसका रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जैसे मान लें कि ऐसे जस्टिस पे आ गया, मान लें न्याय पे आ गया, और एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट यदि उस न्याय को लिख रहा है, तो वो जॉन रॉल्स पे जाएगा, वो अरस्तू पे जाएगा, प्लेटो पे जाएगा,
और इससे उस न्याय में विशेषज्ञता आ जाएगी। इससे वो जस्टिस की जो थ्योरी है वो सैद्धांतिक लगेगी। और ध्यान रखना, जो निबंध है वो सरल है और सहज भाषा का है। उसमें कोई तकनीकी भाषा यूज नहीं करनी है आपको। तकनीकी भाषा मतलब सैद्धांतिक, जैसे राजनीतिक विज्ञान की भाषा हुई, ठीक है, तो वो चूज नहीं करनी है। और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट न्याय वाले विषय पे जब लिखेगा तो उसमें जनरलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि उसमें एक्सपर्टाइजेशन होगा। और निबंध में एक्सपर्टाइजेशन नहीं, बल्कि साधारण शब्दों में, सामान्य भाषा में सामान्य शब्दों में लिखना होता है। इसलिए दोस्तों, निबंध चूज करते टाइम ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास विकल्प है कि आप अन्य किसी चारों में से किसी सब्जेक्ट पे लिख सकते हैं तो उनको चूज करो। यदि आपके पास विकल्प नहीं है तो ऑप्शनल वाला चूज करो, लेकिन ऑप्शनल में कभी ऑप्शनल वाले कीवर्ड यूज मत करना। जनरल कीवर्ड रखना, जनरल भाषा में उसको बताना। आपका निबंध जितना जनरल होगा, फ्लो होगा, उतनी ही अच्छे आपके निबंध आएंगे। क्योंकि निबंध में उसने बोला है कि सहज भाषा होनी चाहिए, कोई एक्सपर्ट तकनीकी भाषा नहीं होनी चाहिए। ज्ञान ज़्यादा मत देना, लिमिट का ज्ञान रखना। तो सबसे पहले बात है कि अब मुझे विश्वास है कि आप जान गए कि हमें कौन सा विषय चूज करना है। तो विषय चूज करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल आसानी से देखना है, कंपेयर करना है। 5 से 10 मिनट आपको सोचना है कि कौन सा चूज करना है। और उसके लिए हमें देखना है कि मेरे पास किस टॉपिक के ज़्यादा एग्जाम्पल है, किस टॉपिक की मेरे पास सूचना है। क्योंकि निबंध में जो बात आएगी वो एग्जाम्पल, सूचना है, टॉपिक, फैक्ट, इनसे ही आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि जो मेरा विचार है वो गलत नहीं है, मेरा विचार सही है। जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा विचार है कि शिक्षा किसी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार होती है, वो अच्छे से अच्छे आतंकवादी को भी ख़त्म कर देती है। तो उसके लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि जिस देश में शिक्षा का लेवल अच्छा है वहाँ के जो लोग हैं वो विकसित ज़्यादा है। और कोई रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको साबित करना पड़ेगा कि ये बात सही है कि इस देश में शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ शांति ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको बोलनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फैक्ट चाहिए। तो मेरा जो ओपिनियन है वो सही है या गलत है, उसको सही साबित करने के लिए मुझे तथ्य चाहिए। और इसलिए मुझे मेरा तैयारी करते टाइम, आज से जो तैयारी कर रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई टॉपिक से चलता है कि महिला सशक्तिकरण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, फलाना, इतने टॉपिक है, इनसे मुझे लगता है या कोई एग्जाम्पल है तो उनको नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आपको कोई टॉपिक आएगा तो आप वहाँ इनपुट कर सको। तो ये आपको, इसके अलावा जब एग्जाम हॉल में आप जाओ तो निबंध की एक रूपरेखा आपको बनानी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जो निबंध लिखता है उसको 10 से 20 मिनट आपको रूपरेखा बनानी चाहिए कि मुझे किस प्रस्तावना में क्या देना है, कितने इस टॉपिक के बारे में प्रस्तावना में क्या देना है, उसके कीवर्ड लिख लें, हेडिंग लिख लें। उसके बाद मेन बॉडी में मुझे, जैसे प्रस्तावना में मुझे क्या देना है, तो प्रस्तावना मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी है, मेन बॉडी में उसको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो वो सारी रूपरेखा बना लें। इसके लिए वो 10 से 20 मिनट टाइम लगा लें, पूरा ड्राइंग कर लें कि मुझे कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप लिखते जाओगे तो आपको ऐसा नहीं, कई बार हम क्या करते हैं कि मैं कोई बात लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर बाद याद आई, अरे यार मैं तो ये भी लिख सकता था। तो उससे क्या है कि हम उसको काट तो सकते नहीं, और उसके बाद यदि हम उसको वहाँ लिखेंगे तो फ्लो टूट जाएगा, और फ्लो टूटेगा तो निबंध फिर गलत हो जाएगा। इसलिए हमें पहले से अच्छे से क्या करना है कि प्रस्तावना में इस टॉपिक मुझे ये लिखना है, ये हेडिंग, ये एग्जाम्पल यूज करने हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मेन बॉडी में मुझे ये लिखना है, और इसके बाद कंक्लूजन मुझे ये लिखना है, और इस तरीके से मैं इस टॉपिक का फ्लो रखूँगा। इससे आपका फ्लो बनेगा, इससे आपका बहुत ही करेक्टनेस आएगी, एकदम आपका बहुत सटीक होगा। इसलिए दोस्तों, एग्जाम में जो देने वाले हो एग्जाम हॉल में, कि आप कोई निबंध की प्रैक्टिस भी करते हो तो 5-10 मिनट, आधे घंटे उसकी रूपरेखा तैयार करो, उसको सोचो, तब जा करके 15 मिनट में 10 से 15 मिनट, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी टॉपिक की रूपरेखा तैयार कर ली, जैसे मान लें कोई टॉपिक है, उस टॉपिक की आपने रूपरेखा तैयार कर ली कि इसके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन क्या, मतलब मेन बॉडी में क्या लिखना है, कौन कौन से टॉपिक, सोशल, इकोनॉमिक, पर्यावरण, तकनीकी, वैज्ञानिक, कौन कौन से टॉपिक है, वो सब चीज़ लिख लिए, उनके एग्जाम्पल भी लिख लिए। और अब मैं तैयार करूँगा ताकि मुझे पता रहे कि किस टाइम पर मुझे क्या लिखना है। इससे क्या है, आपका ऐसे का फ्लो बना रहेगा, आप अच्छे से ऐसे लिखते हुए। ये था आपको एग्जाम, कोई भी ऐसे की स्टार्टिंग करने से पहले 2 चीज़ ध्यान रखनी, एक तो विषय का चयन कैसे करना है, और एक हमें पहले उसकी फ्लो बना लेना है, पहले उसकी थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, रूपरेखा बना लिए, संक्षिप्त में उसको लिख लेना है। अब दिक्कत हमारे सामने सबसे बड़ी ये आती है कि आखिरकार हम ऐसे को स्टार्ट करें तो कैसे करें, और इसे बोलते हैं हम प्रस्तावना, ऐसे बोलते हैं हम प्रीएम्बल। और ध्यान रखना, प्रीएम्बल और इंट्रोडक्शन में एक अंतर होता है थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन आपका क्या है कि जो बात आप, इंट्रोडक्शन आपका मतलब है कि आपकी पहचान बताता है। प्रीएम्बल ये है कि उसमें क्या छुपा हुआ है उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे प्रीएम्बल का मतलब है कि ये एक बहुत ही समराइज होती चीज़ है
कि मेरे जो भी आगे की बातें आएगी उनका सार मैं पहले हेडिंग में दे रहा हूँ। तो प्रियम्बल जैसे हमारे जैसे संविधान की प्रियम्बल लिखी है, तो स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक बनाने, तो इन्हीं चीज़ों को तो विस्तार किया गया हमने संविधान में। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है प्रस्तावना में, यदि हमने पढ़ा होगा, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो अब लोकतांत्रिक का लिए हमने संसद बनाई है, तो वो कीवर्ड है। तो उसी तरीके से प्रियम्बल आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ वो बहुत ही अच्छा सटीक होना चाहिए, जो आपके पूरे निबंध की पहचान को बता दे। अब दिक्कत ये आती है कि हम स्टार्ट करें तो कैसे करें, प्रस्तावना स्टार्ट करें तो कैसे करें। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो भी टॉपिक मिलेगा उसको तोड़ देना है कई पार्टों में। अब वो कैसे तोड़ना है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको ज़रूर एक विषय को लेकर के जाऊंगा जहां आप उसको समझ पाओगे। तो दोस्तों, एक तो मैं जो आपको बता रहा था, इस तरीके से 2 पार्ट आएंगे आपके, जिस तरीके से आपको निबंध लिखना होगा। जैसे एक पार्ट एरिया और एक पार्ट एरिया, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। ये अमूर्त टाइप में होते हैं देखो, और एक 4 पार्ट एरिया, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है कि इसमें से आपको एक एक चूज करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको ये डिस्कशन करा था कि किसी विषय को खंडित कैसे करते हैं, खंडन कैसे करते हैं। जैसे मैं मान लें ये टॉपिक पे अगर निबंध लिखो, देखो ये इतना अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको निबंध लिखना है, वे सपने जो भारत को सोने न दें। अब इतनी सी बात है, जब कोई बिगिनर स्टार्टिंग करता है तो समझ नहीं पाता कि इसमें कैसे 1000 से 1200 शब्द लिखूँ मैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इसके लिए आपको अब इसमें जीएस भी काम आएगी, आपको पूरा जीएस का फैक्टर भी काम आएंगे, 100 साल इकोनॉमिक भारतीय कंडीशन सब काम आएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़, तो इसमें सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करा था कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें, ये टॉपिक है हमारा। तो इसका खंडन कैसे करना है, ठीक है। तो इसका खंडन कैसे करना है, पहली बात तो सपने, और दूसरी बात सोने न दे, और तीसरी बात भारत को। तो सोने न दें इसका मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब समस्या है कुछ, इसका मतलब चुनौतियां हैं कुछ। अब ये चुनौतियां सामाजिक भी हो सकती है, ये चुनौतियां आर्थिक भी हो सकती है, ये चुनौतियां राजनीतिक भी हो सकती है, ये चुनौतियां शिक्षा से संबंधित भी हो सकती है, ये चुनौतियां विकास से संबंधित हो सकती है। अब सामाजिक में भी ये शिक्षा से संबंधित भी हो सकती है, गरीबी से संबंधित भी हो सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित भी हो सकती है। इस तरीके से आपको, मतलब जब आप इसका बैकग्राउंड बनाओ तो इस तरीके से उसको खंडन करना है। और इसमें से क्या है कि जब आपको लिखना है कि एक तो सपने, और दूसरी बात सोने न दें, इसका मतलब नेगेटिव ड्रीम, और नेगेटिव ड्रीम का मतलब है कि भारत की समस्याएं जो भविष्य की है और वर्तमान में बनी हुई है, और उनकी वजह से भारत के जो सपना हमने देखा था वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा। अर्थात जो समस्याएं बतानी है, अब समस्या से तो हम कोई अच्छी सी स्टोरी बता करके, हम कोई अच्छा सा कोई कहानी बता करके हम क्या कर सकते हैं कि उसको शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर शुरुआत करनी है तो हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं कि कल मैं सुबह जैसे ही घर से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो अचानक से एक खबर देखी मैंने कि उस खबर में एक परिवार, एक किसान और उसका परिवार आत्महत्या कर गया, जिसका कारण ये था कि वो अपने 10,000 रुपये का लोन नहीं चुका पाया, और समाज के भय और बैंक वालों के डर की वजह से वो क्या हो गया, आत्महत्या कर ली। ऐसे सपने, जो ऐसी बात है कि किसान जो 10,000 की वजह से अपने पूरे परिवार का क्या कर दी, आत्महत्या कर ली उसने अपने परिवार के साथ। तो ये जो सपने हैं ये देश की सबसे बड़ी। अब यहाँ इस बात का इंट्रोडक्शन कर रहा है कि आप भारत की समस्या बताइए आपने इस कहानी के माध्यम से कि भारत की सबसे बड़ी समस्या एक सपना, जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, किसी का जो विकास नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। और यही एक सपना है जो हमें सोने नहीं देता, जो हमारे देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को एकदम मतलब चुनौती बन बैठा हुआ है, जिससे हमारी राष्ट्रीय स्तर पर, देश के विकास के स्तर पर, देश के संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कहानी से आपको निबंध स्टार्ट कर देना है। तो मैं खंडन बताता कि खंडन किस तरीके से करना है। तो पहले टॉपिक का आप खंडन करेंगे। अब ध्यान रखना, प्रस्तावना के सबसे बड़े आपके पास विकल्प बहुत होते हैं। अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक आया उसकी अगर आपके पास कोई कहानी है जो उस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप कहानी से स्टार्ट करते हो। लेकिन ध्यान रखना, कहानी 1 या 2 पैराग्राफ में होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई कविता है तो कविता से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा कोटेशन जो उसको जस्टिफिकेशन कर रहा है तो कोटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लें आपके पास कुछ नहीं है तो उस टॉपिक की परिभाषाएं हैं तो उसको ही बार बार तोड़ दूँ,
उसको बाइफरकेट करके उसकी परिभाषा दे सकते हैं। अगर इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। या सबसे बढ़िया तरीका है कि क्वेश्चन, जैसे इस टॉपिक में आपको लिखना था कि कौन से सपने जो सोने नहीं देते, आखिर वो कौन से सपने हैं जो सोने नहीं देते? क्या गरीबी होना, क्या भ्रष्टाचार होना, क्या जनसंख्या वृद्धि करना, यही सपने हैं जो सोने नहीं देते? इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा करके उठा सकते हैं और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में उनका आंसर देते हुए निकलें। फिर उनको एक एक चुनौती बताएं, फिर समस्याएं बताएं, फिर उनको सारे क्षेत्रों में डिवाइड करें और फिर उनके बैक टू बैक समाधान बताएं। इस तरीके से आपका निबंध होता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक रणनीति है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। आपके लिए अलग से एक टॉपिक को लेकर के एक वीडियो आएगा और चूंकि निबंध में डिस्कशन में टाइम लगता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छे से निबंध की तैयारी कर सकें। ध्यान रखना, प्रस्तावना में आपके पास ज़्यादा नहीं, प्रस्तावना आपके पूरे निबंध का, जैसे अगर 1000 से 1200 शब्द है तो कम से कम 150 शब्द आप किसके लिख सकते हो, प्रस्तावना में लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा और आप मेन बॉडी नहीं लिख पाओगे। और यूज कर सकते हो 2 से 3 पैराग्राफ, यानी कि आप 1 से 2 पेज या 1.5 पेज तक आप अपनी कॉपी होती है, कॉपी ऐसी आती है उसमें यूपीएससी की या किसी भी पेज, और उसमें इसमें आप 1 से 1.5 पेज तक उसको यूज कर सकते हो। तो आप प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना आप कहानी से, कविता से, कोट से, किसी से भी, लेकिन ध्यान रखना ये इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे कुछ भी कहानी बना देते हैं जो उस टॉपिक से जुड़ती नहीं है, तो वो दिक्कत कर देती है। वो नहीं होना चाहिए। आपको क्या है कि आपको उस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई स्टोरी या कहानी बतानी है, ठीक है। हो सकता है वो प्रैक्टिकल भी हो और वो एक आइडिया से, वो एक विचारिक भी हो, आपने बनाई हो। इसके बाद दूसरा हमारे रहता है कि मुख्य भाग। तो ध्यान रखना, मुख्य भाग में हमें कई चीज़ें लिखनी होती है और यही उस टॉपिक का पूरे जस्टिफिकेशन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। मुख्य भाग में हो सकता है कोई टॉपिक के आप मुद्दे बताओ, उसके कोई टॉपिक में ऐसी चीज़ें जो कारण बताओ, और कारण भी हो सकते हैं कि उसका सामाजिक बहुआयामी होना चाहिए। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, तकनीकी कारण, पर्यावरण कारण, इतने कारण हो सकते हैं। हर कारण को जितने ज़्यादा आप डायमेंशन ले पाए, डेफिनेटली आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए कारण बता रहे हो तो बहुआयामी। अगर संभावना बता रहे हो किसी चीज़ की कि भारत में, क्या भारत की जीडीपी 2024-25 तक 5 ट्रिलियन हो सकती है, तो इसकी संभावना बताओ। अब आर्थिक क्षेत्र में किस तरीके से संभावना है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में किस तरीके से संभावना है, हम एक्सपोर्ट पे कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कितनी संभावना है, इस तरीके से संभावना बतानी है। इसमें आप मुद्दे बताओ। अगर कोई चुनौती वाला मुद्दा है, चुनौतियाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, जैविक चुनौतियाँ, तकनीकी चुनौतियाँ, जो भी चुनौतियाँ आपको लगे वो सारी चुनौतियाँ लिखनी है। तो ये मेन भाग में होती है। फिर कोई चुनौती बताइए तो एक तो ये होगा आपको चुनौती का, दूसरा उसका समाधान। और ध्यान रखना, आपको समाधान भी उसी तरीके से बता रहे हैं जिस तरीके से आपने चुनौतियाँ बताई। अगर आपने सामाजिक चुनौती बताई है तो सामाजिक चुनौती के आधार पर सामाजिक समाधान भी होनी चाहिए, तब आपका निबंध अच्छा रहेगा। कई बार हम कैसे करते हैं, सामाजिक चुनौती बताइए, उसका समाधान बताइए, फिर टूट जा रहा है। पहले उसकी चुनौतियाँ बताओ, फिर उसके समाधान बताओ। और आपके विभिन्न पक्ष होने चाहिए, और विभिन्न पक्षों के लिए आपको बहुत सारे डेटा होना चाहिए आपके पास। वो आपकी जीएस की तैयारी के साथ आपके साथ चल जाएगा। अच्छी केस स्टडी आपने पढ़ी है कहीं पर कि भाई कि किसी जगह कोविड-19 में हमने देखा था कि एक एनजीओ ने ये काम किया, वो एनजीओ के इस काम करने की वजह से काम वो सक्सेस हो गया। या कोई भी केस स्टडी आपको लग रही है, उसको सफल कर सकते हो कि एक किसान था जिसने बायो एग्रीकल्चर किया और वो अमीर बन गया, उसने इनकम सुधार ली। तो एग्रीकल्चर के जब समाधान दे रहे हो तो उस एग्जाम्पल को आप वहाँ नोट डाउन कर सकते हो, उस केस स्टडी को नोट डाउन कर सकते हो। या दर्शन, कोई विचारक का दर्शन है, सिद्धांत है जो उस बात को जस्टिफिकेशन कर रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। और जो मेन बॉडी होती है वो निबंध का 70% भाग होती है। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी आप मान लो निबंध स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी रूपरेखा बनाओ। तो मेन बॉडी में आपको सारे टॉपिक लिखने हैं कि देखो मुझे चुनौतियों में ये, अगर वो टॉपिक में चुनौती है तो चुनौतियों में मुझे ये लिखना है, सामाजिक चुनौती में मुझे ये लिखना है। उस तरीके से आपको पहले से ही बनाना है ताकि आपको वो याद रहे। अदरवाइज जब आप लिखते जाते हो तो कुछ चीज़ें भूल जाते हो और बाद में याद आती है तो आपका फ्लो तोड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको, और ये चीज़ें क्या है, ये अभी से तैयार करनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जिस दिन निबंध लिखेंगे। और निष्कर्ष हमेशा आपका आशावादी होना चाहिए, बढ़िया सजेशन होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, और अच्छे कोटेशन है तो उसको अंत में लिख दें। ये आपका बेसिक तैयारी करते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे प्रस्तावना में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, और कंक्लूजन किस तरीके से देना है। इसके अलावा निबंध का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है फ्लो।
निबंध में फ्लो होना चाहिए। और फ्लो कैसे? जो मैं विचार बोल रहा हूँ वो बैक टू बैक, पहले मैंने सामाजिक विचार बोले, फिर अब मैं आर्थिक विचार बोल रहा हूँ, राजनीतिक विचार बोल रहा हूँ, सांस्कृतिक विचार जो भी सांस्कृतिक से, इसके बाद इनकी समस्याएं बोलूँगा। तो बैक टू बैक पहले सामाजिक समस्याएं, फिर आर्थिक समस्याएं, फिर राजनीतिक समस्याएं। तो ऐसा नहीं कि पहले चुनौती मैंने सामाजिक बोली, आर्थिक फंसा दिया उसका समाधान। तो इस तरीके से नहीं, फ्लो विचार। और दूसरी बात, एक जब आप पैराग्राफ एंड करो तो पैराग्राफ को इस तरीके से एंड करो कि अगले एंड शुरुआत उस पैराग्राफ से जुड़ जाए। जैसे कोई क्वेश्चन मार्क से एंड कर दिया तो अगले पैराग्राफ में उसका आंसर दे दो। तो पैराग्राफ एंड इस तरीके से करो कि अगले के साथ जुड़ जाए। या एक पैराग्राफ में जैसे सामाजिक पक्ष हो गया, दूसरे में आर्थिक से स्टार्ट कर दो। तो अब हम बताएंगे कैसे पैराग्राफों को जोड़ना हुए, लेकिन आप कोशिश करो कि पैराग्राफ जुड़े, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ऐसे है उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका ऐसे संतुलित होना चाहिए। जैसे कई बार आ गया कि महिला सशक्तिकरण की आलोचना कीजिए, आलोचना तो व्याख्या कीजिए क्या महिला में सशक्तिकरण हुआ या नहीं हुआ। तो आपको इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव पॉइंटों को बहुत बैक टू बैक लेके चले गए या पॉजिटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा दे दिया आपने। आपको संतुलन रखना है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो संतुलन रखना है, और जो नकारात्मक बोल रहा हूँ उसका तर्क देना है। और तर्क देने के साथ साथ अगर आप किसी चीज़ की आलोचना कर रहे हैं तो उसका समाधान जरूर बताना है, और जो भी समाधान बताएं वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपकी विषय वस्तु है, कोई टॉपिक दिया है आपको, उसको व्यापक बनाएं। व्यापक कैसे? जैसे आपको उसके सामाजिक पहलू को लिख देना है, उसके सांस्कृतिक पहलू को लिख देना है, उसके अगर ऐतिहासिक पहलू है तो ऐतिहासिक पहलू को लिख देना, कला एवं संस्कृति है तो उसको लिख देना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, एथिक्स, नैतिकता, समावेश, ये लिखना है, वंचित वर्ग से जुड़ा हुआ है। इतने ज़्यादा आप उस टॉपिक के डायमेंशन बना सकते हो। अब ये कैसे बनाते हैं, हम आपको एक टॉपिक और लेके आएंगे, एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे इनको जोड़ते हैं। मैं यहाँ आपको यह बता रहा हूँ कि यदि आप आपके निबंध में इतने डायमेंशन दे पाए तो आपका निबंध बेस्ट हो जाएगा। आप भूगोल से जोड़ सकते हो, जैव विविधता से जोड़ सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी हमने सब देखा था कि कौन से सपने जो भारत को सोने नहीं देते, तो आप उसमें देख सकते हो कि सामाजिक क्षेत्र में भारत की कौन सी समस्याएं हैं जो सोने नहीं देती। भौगोलिक लेवल पे दे सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जो हमारे तूफान आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, इसकी वजह से, या सूखा या बाढ़, ये हमें सोने नहीं देती। बार बार असम में आने वाली बाढ़, केरल में आने वाली बाढ़ हजारों लोगों की घर का बर्बादी का कारण बन जाती है। ऐसी चीज़ हमें सोने नहीं देती, तो वो आपको दिखाना है। यह भारत में जैव विविधता का होता पतन हमारी एक समस्या है। तो ये सारे फैक्टर से आप कुछ क्वेश्चन को लिख सकते हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखो, आप कहते हैं ना कि ऐसे के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या अगर आप किसी टॉपिक के बारे में, अगर हम किसी टॉपिक के बारे में निबंध लिखते हैं और उसमें इतने फैक्टर देते हैं, तो क्या ये सारे फैक्टर हमारे जीएस के नहीं जुड़े? जैसे सामाजिक, ऐतिहासिक, ये किससे होगा? जीएस फर्स्ट से। सही बात है या नहीं है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये आपके जीएस 3 का सिलेबस आपने देखा होगा, उसमें मिल जाएगा। एथिक्स, ये जीएस 4 का सिलेबस हो गया, ठीक है ना। समावेश, ये जीएस 2 का सिलेबस होगा, जहाँ सामाजिक न्याय आता है। जैव विविधता, पर्यावरण जैव विविधता होगा, जीएस 3 में आता है। और भूगोल, ये जीएस फर्स्ट में आता है। और राजनीति, ये जीएस 2 में आता है। तो ये बताओ, अगर आपको इतने डायमेंशन देने हैं तो आपको कहाँ से अलग की ज़रूरत पड़ गई? ये सारे तो हमने पढ़ रखे हैं, किसमें? जीएस पेपर के सिलेबस में। और यदि हमने जीएस की तैयारी करी है, इसका मतलब हमारी निबंध की विषय वस्तु तैयार हो गई है। इसलिए बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपको निबंध के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हमें सतत विकास के बारे में, अगर आपसे विकास पूछा जाए तो विकास के इतने पहलू बताना है आपको कि आप कुछ भी विकास, जितनी ज़्यादा डायमेंशन आप सोच पाते हो। अगर समावेशी विकास बताना है तो इतना विकास कि वंचित वर्ग का विकास, अल्पसंख्यक का विकास, मजदूरों का, किसानों का, एसटी का, एससी का, महिलाओं का। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोई निबंध लिख रहे हो उसमें 2 टॉपिक आपने लिख दिए। अब आप बताओ, अगर कोई बंदा है जो एक तो दे रहा है 5 डायमेंशन, और एक दूसरा बंदा है वो दे रहा है आपको किसी निबंध में 2 डायमेंशन, एक दे रहा है 8 डायमेंशन, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर 8 डायमेंशन वाले को ज़्यादा नंबर देगा, क्योंकि उसकी विचार विस्तृत है, उसकी सोच ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, इसलिए। तो आप ये चीज़ें हर टॉपिक से आपको करनी है कि किस तरीके से आप इतने फैक्टर से जोड़ सकते हो। अगर भारत की मैं समस्या की बात करूँ, भारत के वो सपने जो भारत को नहीं सोने देते, वो सबसे बड़ा सपना है भारत का विकास नहीं होना। भारत का विकास, शिक्षा। अगर आप देखें तो आज भी भारत में लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं। तो ये लड़कियों की शिक्षा ना होना उनके संपूर्ण विकास को बर्बाद कर देता है। तो क्या महिलाओं की शिक्षा ना होना संपूर्ण विकास को बर्बाद कर देता है? और यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो हम कैसे सपने देखें, कैसे नींद आएगी हमें? तो वही चीज़ इसमें बतानी है। ग्रामीण विकास, किसानों की आत्महत्याएं हो रही है,
तो कैसे ग्रामीण विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हो रही है तो कैसे हम सोएंगे। तो इन क्षेत्रों के आधार पर हम वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट आपको समझना है। और ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं कई बार आप ये वीडियो सुन रहे होंगे मेरे और आपको लगेगा अरे यार ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही, ये कैसे कर लेंगे हम, पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आपने जीएस के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, यदि आपने जीएस के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं तो आपको इन सब के आंसर मिल जाएंगे। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी आपके अपने आप आपके पास इतने फैक्ट इतनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आप एक इतने से टॉपिक पे इतनी अच्छी बात लिख पाओगे। इसलिए अभी आप इसको देख के घबरा नहीं है बिल्कुल। अगला आना चाहिए कि आपके निबंध में बिल्कुल समग्रता होनी चाहिए। समग्रता का मतलब है आप ऐसा नहीं कि किसी एक विचार को मान के ही उसी के पक्ष में लगे, आपको दूसरे विचार का सम्मान करना चाहिए। जैसे मान लें आपको कोई नेगेटिव पहलू लिखना है तो उसके पॉजिटिव पहलू को भी लिखो, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी की राइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शब्दों की बनावट शुद्ध हो। क्या हो? शब्दों की बनावट शुद्ध हो। और कोशिश करो कि आपकी राइटिंग थोड़ी इंप्रूवमेंट की जा सके, क्योंकि इसके अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी राइटिंग बहुत खराब है तो आप नंबर नहीं ला सकते, आप नंबर ला सकते हैं, लेकिन अशुद्धिकरण नहीं होना चाहिए, है ना। शुद्धिकरण होना चाहिए, उसमें अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। एक हमारे सामने आता है कि पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि निबंध का जो पैराग्राफ है कोशिश करना कि छोटा होना चाहिए, ठीक है, उसमें फ्लो होना चाहिए। और जब एक पैराग्राफ आप छोड़ो और दूसरे पे जा रहे हो तो एक दूसरे से ये जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ अलग कहानी लिख रहे थे, यहाँ अचानक अलग कहानी लिख दी, ये दोनों का फ्लो टूट गया, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला कि आपको अशुद्धि से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काट छाट नहीं करनी है। इसलिए मैंने बोला है कि आप जो निबंध तैयार करो तो उससे पहले उसकी रूपरेखा बना लेना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। बड़े पैराग्राफ नहीं, कई बार हम बहुत बड़े पैराग्राफ दे देते हैं, दो नंबर एक पेज का, एग्जामिनर उसको नहीं पढ़ पाएगा। जब आप बताओ, अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो और उस किताब में कोई पैराग्राफ टूट नहीं रहा, आप कितनी देर तक उस बुक्स को पढ़ पाओगे? आप भी अरे क्या बोलेंगे यार, ठीक है ना। तो इसलिए उस प्रकार आपका निबंध है। अगर आप निबंध में पैराग्राफ अच्छे नहीं दोगे तो उसको वो एग्जामिनर अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि आप तकनीकी भाषा से बचें। तकनीकी मतलब अगर जैसे कोई न्याय का क्वेश्चन आया पॉलिटिकल साइंस में, अरस्तु और ये प्लेटो, इनको आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म के साथ यूज कर रहे हो तो वो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। कीवर्ड यूज करो, है ना, और केस स्टडी। और ध्यान रखना कीवर्ड और केस स्टडी हम जो यूज करते हैं उसको हाईलाइट कर देना थोड़ा सा, ताकि एग्जामिनर की जब पढ़ते टाइम है वो तुरंत नज़र चली जाए। इसके अलावा जैसे आप कोटेशन यूज कर सकते हो, किसी का कोई बात बोलिए तो उसको यूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना जैसे मैंने बोला है कि शिक्षा शांति के लिए आवश्यक है। ये आपका मान लो एक निबंध है, तो अब मैं कैसे इसको साबित करूं? तो मुझे नेल्सन मंडेला की बात आ जाएगी कि नेल्सन मंडेला जो कि पूर्व अफ्रीकन राष्ट्रपति थे, उसने बात बोली थी कि शिक्षा वह हथियार है जो सब कुछ कर सकता है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, यूनेस्को ने खुद ने बोला है कि शिक्षा वो है, जैसे यूनेस्को ने एक रिपोर्ट में क्या बोला है कि सारे युद्धों का जड़ मानव का मस्तिष्क होता है और शिक्षा वह हथियार है जो उस मस्तिष्क को शांति में तब्दील कर सकता है। तो जब ऐसा टॉपिक आया और मैं ऐसे कोट यूज कर दूँ उस जगह जस्टिफिकेशन के लिए, तो वो कोट महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं इर्रेलेवेंट कोट यूज करूँ वो गलत है। इसलिए कोट यूज करो, लेकिन कोट किस जगह यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके विचारों में कोई कट्टरता नहीं आनी चाहिए। दुनिया में क्या घटित हो रहा है, आप जब सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो कभी भी आप कोई नेगेटिव बात मत सोचो, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हो। आपके लिए जाति धर्म ये तथाकथित चीज़ है, इनसे कुछ नहीं होता। ये आपकी मान्यता है, व्यक्तिगत लेवल पर आप इसको अनुसरण करो, हर धर्म का सम्मान करो, क्योंकि हर धर्म अपने आप में ही एक विशेष होता है, ठीक है ना। हर धर्म की अपनी विशेषताएं होती है, अच्छा होता है। कोई धर्म कभी अपने आप में गलत नहीं होता। कोई जाति कोई सांप्रदायिकता चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। क्षेत्रवाद जैसी चीज़ें आपके विचारों में बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हो, आप संवैधानिक मूल्यों के आधार पर अपनी ड्यूटी निभाएंगे, इसलिए आपके विचारों में संवैधानिकता देखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक काम और करना है आपको कि आप महत्वपूर्ण विचारों के कुछ कोटेशन याद कर लेना। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो आप एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गूगल पे सर्च करोगे आपको कोटेशन आ जाएंगे। हालांकि मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप में आपको, लेकिन आपको क्या करना है तैयारी करते टाइम अब एपीजे अब्दुल कलाम के 4 कोट लिख लिए, उनको मनन करते रहो। और ध्यान रखना जब कोट लिखो तो उसमें ध्यान रखना मुझे किस टॉपिक में यूज करना है, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए।
महात्मा गांधी की कुछ कोटेशन, मार्टिन लूथर, ऐसे अच्छे अच्छे विचारों के आप कोटेशन देख लेना, ताकि या कोटेशन या कोई बात बोली है, कोई चीज़ बोली है इन्होंने तो उसको। और यदि आप कोई बात धर्म या दर्शन के बोलने वाले हो तो उसको कोशिश करो कि उसको प्रेजेंट की घटनाओं से जोड़ो। जैसे अगर बात बोला है कि बौद्ध धर्म आज वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है, ऐसे कोई मतलब बौद्ध दर्शन का आगे बात, तो बौद्ध दर्शन में मध्यम मार्ग की बात बोली है। जैसे जैन धर्म ने स्यादवाद की बात बोली है, और जैन धर्म स्यादवाद में क्या बोलता है कि आप भी सही हो सकते हो, हम भी सही हो सकते हैं। तो फिर धार्मिक कट्टरता क्यों? आपका धर्म भी सही तो हमारा धर्म भी सही। तो इसलिए ऐसे विचारों को आपको इस पूरे निबंध में समावेश करना है। आपकी भाषा सरल और एकदम सहज होनी चाहिए। संवैधानिक मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, और कोई रिपोर्ट इंडेक्स है उनको यूज करना है। और करंट अफेयर को इनमें जो सरकारी योजना है आप कोशिश करो सरकारी योजनाओं को लिखो, ताकि जब कोई टॉपिक में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि सरकार की हम इतना विकास कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास किए हैं, तो उनको वहाँ नोट डाउन कर देना है, वहाँ उनको आपको लिखना है, ताकि आपके अच्छे विचार। और आपके निबंध में हमेशा सकारात्मक, अगर मान लो सरकार का कोई ऐसा कोई निबंध जिसमें सरकार की आलोचना हो रही है, तो ध्यान रखना पहली बात तो सरकार की आलोचना से बचना। लेकिन यदि आप सरकार की आलोचना कर रहे हो तो उसमें आलोचना भी सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। सकारात्मक तरीके से कि मान लें कि आप किसी के बारे में बोल रहे हो तो उसमें कोई कमी तो है, लेकिन आप बोल इस तरीके से रहे हो कि उस व्यक्ति को भी बुरा नहीं लगता, ठीक है। तो उसी ठीक इस प्रकार से आपको सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए सरकार की। जैसे कि भाई सरकार मान लें किसान बिल लेके आई, अब आपको इसमें आलोचना करी। आलोचना मतलब ये नहीं कि अरे ये तो बहुत बकवास है, ये तो कुछ नहीं, ये मतलब अमीरों की बात करते हैं, ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, सरकार के प्रयास बहुत सराहनीय हैं, और सरकार ने इन पॉइंटों को लेकर के ये 3 कृषि कानून लेके आए हैं, और ये कृषि कानून इतने महत्वपूर्ण हैं। परंतु जब ये कृषि कानून इम्प्लीमेंट होंगे तो इनके समक्ष कुछ चुनौतियां आएंगी, और सरकार से आशा है कि उन चुनौतियों का समाधान इस प्रकार से करें। तो आलोचना भी कर दी, समाधान भी बता दिए, और सरकार की गलती भी नहीं रही इसमें। तो इस तरीके से आपको बात लिखनी है। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा ऐसे लिखते टाइम आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें ऐसे के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए कोशिश करो कि हम जीएस के नोट्स तो अच्छे से पढ़ें। कोशिश करो कि हम कोई 1-2 बुक कोई दर्शन से जुड़ी हुई बुक पढ़ लें। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो बुक पढ़ लें। लगातार नई नई चीज़ें सीखो। कोई टॉपिक है तो उस पर डिबेट करो। कोई भी टॉपिक, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक पर डिबेट करके उस पर लिखो। देखो, आज अगर कोई बंदा जो नई तैयारी करने के लिए स्टार्ट हुआ है और नई तैयारी से आज से ही करना चाहता है, तो आज से भी किसी भी टॉपिक पे वो लिखना चालू करो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे आपका फ्लो अच्छा बनेगा, आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, और आप अच्छे निबंध लिख पाओगे। तो इसलिए आज से कोशिश मत करना कि भाई मैं सारी जीएस पढ़ लूँगा तब निबंध लिखूंगा। अरे छोटा ऐसा नहीं कि आपको 1000 से 12 शब्दों में लिखना है। कोई भी टॉपिक लिया उसके बारे में कितना सोच पा रहा हूँ लिखो, जितना सोच पाया उतना लिखो, ठीक है। इसके अलावा कॉपी की अगर आपको कोई आंसर लिखना है, 1-2 आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आपको देख सकते हैं। या मैं भी, क्योंकि मेरे भी ऐसे में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैं भी ऐसे मेरे 140 मार्क्स आए, एक बार 136 आए, तो 140 ठीक ठाक मार्क्स होते हैं, सबसे बेस्ट तो नहीं होते, लेकिन हाँ ऐसे में मेरे नंबर लगातार सस्टेन रहे। तो ऐसे में मेरी कॉपी भी ठीक रहेगी, मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, लेकिन इससे अच्छे भी नंबर आपके आ सकते हैं। आप 150 प्लस भी जा सकते हो, 160 तक जा सकते हो। मुझे भी लगा कि मैंने ऐसे में कुछ कमियाँ की थी, उनको और इम्प्रूवमेंट करके मैं अच्छा नंबर ला सकता हूँ, वो मैं करूँगा। लेकिन यह है कि ऐसे की कॉपी में मेरे नंबर अच्छे हैं, तो आप मेरी कॉपी में आपको शेयर कर दूंगा। मेरे कुछ ऐसे हैं वो भी आपको शेयर करूंगा, और मैंने लिखा है आपको, या मैं लिखवाऊंगा 1-2 ऐसे आपके साथ, तो वो भी आपको शेयर करूंगा। एक बात अपना ऐसे, जैसे मान आपने कुछ भी लिखा है तो आप उनको क्या करो, चेक करवाओ, दोस्तों से चेक करवाओ, वेरिफिकेशन करवाओ कि यार मैंने सही लिखा है, या खुद भी एक बार उसको पढ़ो कि मैंने क्या गलत। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप ऐसे लिख के महारत हासिल कर लोगे। ऐसे जो लॉन्ग टाइम प्रोसेस, जब आप तैयारी चलती रहती है तो आपको प्रोसेस अच्छे से करनी चाहिए। जब निबंध के एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ नहीं, अपने आप तैयारी है आपकी। बस आप ये करो कि जो भी स्टार्टर है, जो भी लिख रहे हैं, कम से कम महीने में एक निबंध तो ऐसे लिख रहा हूँ, कम से कम महीने में या 15 दिन में एक ऐसे तो लिखूँ, ताकि आपका फ्लो बन जाए। क्या नहीं करना चाहिए, आपकी सोच है वो रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश करो कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, लिखो, है ना। लेखन के शब्द ध्यान रखना। ऐसे में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमारे पास शब्दों की कई बार कमी हो जाती है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते नहीं, शब्दों का चयन हम नहीं कर पाते, हमारे मन में विचार नहीं आ पाते, तो हम उन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं, वो नेगेटिव इमेज डाल देते हैं।
जैसे आप ही सोचो, कोई मूवी में कोई कहानी बार बार रिपीट कर रहा है तो आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। ठीक उसी प्रकार से एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी बोरिंग लग जाती है जब आप एक ही शब्द को बार बार बोल रहे हो, उसको लगेगा अरे इसको नॉलेज नहीं है इसलिए ज़्यादा सोच नहीं पा रहा। ऐसे कभी पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है। और कोई भी ऐसा विचार मत दो जो किसी एक पक्ष में चला जाए, आपका विचार संतुलित होना चाहिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है वो संक्रमण करना चाहिए। एक चीज़ संग्रहण करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको अंत में ये बताना चाहूँगा कि अभी जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 10-20 टॉपिक सोच के रखने हैं अपने अपने लेवल पे कि भाई एक तो शिक्षा है, तो शिक्षा से जुड़ा हुआ एक निबंध तो आ सकता है, तो मुझे शिक्षा से जुड़े हुए सारे पहलू तैयार करने हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करनी है, उनके कोटेशन तैयार करने हैं और एक पेज 2 पेज में उसके नोट्स बना के रखने। नई बात आएगी तो उसको जोड़ दूंगा, करंट की कोई बात आई है तो उसको जोड़ दें। इसके अलावा महिलाओं को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये इतने टॉपिक मैंने दिए हैं। आप अपने लेवल पे कुछ टॉपिक सोच सकते हैं और इन टॉपिक में आपको क्या करना चाहिए, इन टॉपिक के आधार पर आपको कुछ कलेक्शन स्टोर करना चाहिए। जैसे मान लें मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, तो पहली बात, और मैं आपको बता रहा हूँ हर टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, क्यों लेके आए हैं इसको, और कैसे सरकार क्या कर रही है, क्या क्या योजनाएं लेके आई, कितना विकास क्या है, क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अगर आत्मनिर्भर होंगे तो उनकी चुनौतियाँ क्या है, उन चुनौतियों में सामाजिक चुनौती, राजनीतिक चुनौती, आर्थिक चुनौती, सांस्कृतिक चुनौती क्या है, अब इनका समाधान क्या है, तो सामाजिक समाधान, आर्थिक समाधान ये क्या है। अब ये बताओ, ये आपका टॉपिक क्लियर। और इन्हीं से जुड़ा हुआ आपके कुछ तथ्य है, कोई रिपोर्ट है, कोई फैक्ट है, कोई कोटेशन है, कोई बात है, उसको नोट डाउन कर देना है। इतना सा आसान तरीके से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना है, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो ऐसे में। बट आपको फ्रॉम डे स्टार्ट योर बिगिनिंग जो प्रिपरेशन, यू हैव टू राइट समथिंग। आपको कुछ तो लिखना चाहिए, किसी भी टॉपिक पे लिखना चाहिए। और ऐसे की इस रणनीति का आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार यूपीएससी पीसीएस हमें ऐसे कैसा मांगती है, मेरे मन में ऐसे लिखते टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान होनी चाहिए, मुझे किन किन गलतियों से बचना चाहिए, मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। उसी संदर्भ में ये वीडियो 50 से 60 मिनट का है, वो आपको लेके आएँ। दोस्तों हमारा उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें हमने सीखी है वो आप तक पहुँचाई जाए, उन लोगों तक पहुँचाई जाए जो बेचारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जो कोचिंग करने में असक्षम है, जो इतनी फीस जमा नहीं करवा पाते, उनके लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। और दोस्तों यही चीज़ें कोचिंग में इतना डिटेल से तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पढ़ाया जाता है। हाँ हो सकता है पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन इतने आसान तरीक़ों से आपको चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हमारी आशा है कि आपको जल्दी डेफिनेटली समझ में आएगी। और दोस्तों किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ अगर आपके मन में छोटी सी भी समझ में नहीं आई, कोई शब्द जो मैंने बोला है आपकी समझ में नहीं आया, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार देंगे। ये वीडियो मुख्य रूप से ऐसे के लिए हमें किस तरीके से अपना माइंड सेट बनाना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, उसी को लेकर के बनाया था। ऐसे कैसे लिखते हैं इसके लिए हम कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें किसी एक टॉपिक को लेके आएंगे और उसका रूपरेखा आपके सामने तैयार करेंगे कि ऐसे कैसे लिखते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें एनसीईआरटी बहुत काम आएंगी, उसके वीडियो भी आपको दिए जा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ी जाती है उसके वीडियो आपको शेयर कर दी है। और इस पीडीएफ को मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। आपको ये पीडीएफ पूरे जो अगर हो सकता है आपने नोट की हो, लेकिन नोट नहीं की हो तो पीडीएफ शेयर कर दिए। टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम का जो ग्रुप है हमारा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें ताकि इसका फ़ायदा सभी तक पहुँचे। इसी के साथ इस समाप्ति करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।